रिया शाह 24 साल की मुंबई में एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। उसका शौक अजीब था। वो दुनिया भर से दुर्लभ और लिमिटेड एडिशन खिलौने कलेक्ट करती थी। उसके कमरे की एक पूरी दीवार रंग बिरंगे अजीबोगरीब डॉल्स और फिगर्स से भरी थी। कुछ बेहद प्यारे, कुछ थोड़ा डरावने, लेकिन रिया को उनमें एक अलग आकर्षण दिखता था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने अपने फोन पर एक नोटिफिकेशन देखा, रेयर लबूबू डॉल फॉर सेल, ओनली वन लेफ्ट। लबूबू डॉल, रिया ने इसके बारे में सुना था। बड़े कान, टेढ़ी मुस्कान और गोल कांच जैसी आंखें। इंटरनेट पर कहा जाता था कि असली विंटेज लबूबू मिलना नामुमकिन है, और अगर मिला भी तो उसकी कीमत लाखों में होती है। लेकिन यह अजीब था, कीमत बहुत कम थी और डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना लिखा था, हैंडल विद केयर, नेवर लीव अलोन एट नाइट एंड नेवर लुक इनटू इट्स आईज फॉर टू लॉन्ग। रिया ने हंसते हुए सोचा, क्या ड्रामेबाजी है? बेचने वाला शायद हॉरर मूवीज का फैन होगा। उसने तुरंत ऑर्डर कर दिया। 2 दिन बाद डिलीवरी बॉक्स उसके दरवाजे पर था। पैकेट खोलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। लाबूबू डॉल उसके हाथों में थी। उसका चेहरा बिल्कुल वैसा था जैसा इंटरनेट पर देखा था, लेकिन तस्वीरों से कहीं ज्यादा असहज करने वाला। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन मुस्कान में कुछ अजीब था, जैसे किसी ने मजबूरी में होंठ खींच कर रखा हो। उसकी आंखें गहरी, चमकदार, कांच जैसी, लेकिन उनमें झांकने पर ऐसा लगता था जैसे अंदर कुछ हिल रहा हो। बॉक्स के अंदर एक छोटा सा मुड़ा हुआ नोट भी था। पुराने टाइपराइटर के अक्षरों में लिखा, दिस डॉल चूजेज इट्स ओनर, प्रोटेक्ट इट एंड इट विल प्रोटेक्ट यू, इग्नोर द रूल्स एंड यू विल रिग्रेट। रिया ने नोट को हंसते हुए एक तरफ रख दिया। रात में उसने लबूबू डॉल को अपनी कलेक्शन शेल्फ पर रख दिया और सोने चली गई। लेकिन नींद के बीच उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, धीरे धीरे, जैसे किसी बच्चे की आवाज में, मुझे यहां अच्छा नहीं लगता। रिया ने करवट बदल ली, सोचते हुए कि यह सपना होगा। लेकिन उसकी नींद खुली तो देखा, लबूबू डॉल अब उसकी बेडसाइड टेबल पर बैठी थी। रिया ने नींद में आधी खुली आंखों से लबूबू डॉल को देखा। ये यहां कैसे आ गई? उसने खुद से बुदबुदाया, फिर खुद को समझाया, शायद कल रात मैंने इसे यहां रख दिया होगा और याद नहीं। सुबह हुई, ऑफिस जाना था। जल्दी जल्दी तैयार होकर उसने लबूबू डॉल को वापस शेल्फ पर रख दिया। लेकिन जैसे ही गुड़िया को छोड़ा, उसे हल्की सी ठंडी सनसनाहट अपने उंगलियों में महसूस हुई, जैसे किसी ने उसका हाथ छुआ हो। उसने झटक कर हाथ खींच लिया। दिन भर ऑफिस में वो बात उसके दिमाग के कोने में रही, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। शाम को घर लौटी तो माहौल कुछ बदला बदला सा लगा। कमरे में हल्की सी सीलन और ठंडक थी, जबकि खिड़कियां बंद थीं। उस रात करीब 2 बजे रिया गहरी नींद से अचानक उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से आती हल्की पीली स्ट्रीट लाइट का धुंधला उजाला। और फिर उसने सुना एक धीमी पतली सी आवाज, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, यहां बहुत अंधेरा है। रिया ने चारों तरफ देखा, दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज कोने में रखी शेल्फ की तरफ से आ रही थी, जहां लबूबू डॉल बैठी थी। गुड़िया वैसे ही बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें उस धुंधले उजाले में अजीब तरह से चमक रही थीं। उसने घबराकर लाइट ऑन कर दी। आवाज तुरंत बंद हो गई। लबूबू डॉल वही थी, उसी टेढ़ी मुस्कान के साथ। रिया ने खुद को फिर से समझाया, ये सिर्फ थकान और नींद का असर है। लेकिन जैसे ही उसने वापस लाइट ऑन ऑफ की और बिस्तर में घुसी, दरवाजे के पास रखी उसकी बिल्ली मिसो अचानक गुर्राने लगी। उसकी नजर सीधी गुड़िया पर थी। मिसो की पूंछ फूली हुई थी और कान पीछे झुके हुए थे। ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। रिया ने बिल्ली को उठाकर पास में लिटा लिया, लेकिन उसकी आंखें पूरे समय लबूबू डॉल पर टिकी रहीं। सुबह होने तक रिया की आंख नहीं लगी। जब सूरज निकला तो उसने देखा लबूबू डॉल अब शेल्फ पर नहीं थी, वो उसके तकिए के ठीक बगल में बैठी थी। रिया की रात तो जागते जागते गुजरी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, ये गुड़िया अपनी जगह से खुद कैसे बदल रही है? उसने खुद को बहुत समझाया,
पर तर्क खत्म होते जा रहे थे। सुबह ऑफिस जाते समय उसने लबूबू डॉल को फिर से शेल्फ के बीच में, बाकी खिलौनों के बीच में ठीक से रख दिया और उसकी पोजीशन याद कर ली। उस दिन ऑफिस में भी उसका ध्यान काम में नहीं लग रहा था। कॉफी ब्रेक में उसने अपने दोस्त और को-वर्कर विवेक को यह बात बताई। विवेक ने हंसते हुए कहा, रिया, ये सब तेरे दिमाग का खेल है, लेकिन अगर सच में शक है तो रात को सीसीटीवी लगा दे, सब सच सामने आ जाएगा। रिया को ये आइडिया अच्छा लगा। वो उसी शाम इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से एक छोटा सीसीटीवी कैमरा और वाईफाई बेस्ड रिकॉर्डिंग सेटअप खरीद लाई। कैमरा उसने अपने बेडरूम में इस तरह लगाया कि शेल्फ, बिस्तर और दरवाजा सब फ्रेम में आ जाएं। रात के करीब 1 बजे रिया आखिरकार सो गई, लेकिन उसका मन कहीं ना कहीं कैमरे की वजह से थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। सुबह उठते ही उसने सबसे पहले अपने फोन में फुटेज खोला। पहले 1-2 घंटे सब नॉर्मल था। रिया सो रही थी, कमरे में कोई हलचल नहीं। फिर 2:43 AM पर स्क्रीन पर कुछ बदला। लबूबू डॉल ने हिलना शुरू किया। पहले उसका सिर हल्का सा दाएं बाएं मुड़ा, फिर उसके दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर उठे, जैसे कोई अदृश्य चीज पकड़ने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद गुड़िया ने सिर सीधे कैमरे की तरफ मोड़ा। कैमरे का लेंस अचानक धुंधला हो गया, जैसे किसी ने उस पर सांस फूंकी हो। रिया के गले में सूखापन आ गया। उसने वीडियो आगे बढ़ाया। 3:02 AM पर गुड़िया शेल्फ से गायब थी, लेकिन अगले ही फ्रेम में वो बिस्तर के पास फर्श पर बैठी थी, बिल्कुल कैमरे की तरफ देखते हुए, और उसकी मुस्कान अब पहले से चौड़ी थी। रिया ने घबराकर विवेक को कॉल किया। विवेक तुरंत आया और फुटेज देखा। उसकी हंसी गायब थी। रिया, ये तो नॉर्मल नहीं है, तूने ये कहां से खरीदी? रिया ने वो अजीब ऑनलाइन लिस्टिंग और नोट के बारे में बताया। विवेक ने कहा, मुझे लगता है तू को इस गुड़िया के बारे में पता लगाना पड़ेगा, शायद ये पहले भी किसी के पास रही हो। उस दिन रिया ने अपना काम कैंसिल कर दिया और रिसर्च शुरू कर दी, लेकिन जितना ज्यादा वो खोजती उतना ही डरावना सच सामने आने लगा। रिया ने लैपटॉप खोला और इंटरनेट पर लाबूबू डॉल हिस्ट्री टाइप किया। सैकड़ों रिजल्ट्स में से ज्यादातर सिर्फ प्यारे कलेक्टिबल टॉयज की तस्वीरें थीं, लेकिन पेज स्क्रॉल करते करते उसे एक पुराना अजीब सा ब्लॉग लिंक दिखा। द रियल लाबूबू अ कर्स्ड क्रिएशन। ब्लॉग एक धुंधली पीली तस्वीर से शुरू होता था, 1950 के दशक की, जिसमें एक छोटा बच्चा गोद में वही लाबूबू डॉल लिए बैठा था। कैप्शन में लिखा था, लास्ट नोन फोटो ऑफ एमिली कार्टर विद द ओरिजिनल लाबूबू 2 days बिफोर शी डिसअपीयर्ड। रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। पोस्ट में लिखा था कि यह डॉल सबसे पहले 1952 में इलाइजा ग्रेव्स नाम के एक टॉय मेकर ने बनाई थी। कहानी के मुताबिक इलाइजा का एक बेटा था जो एक रहस्यमयी बीमारी से मर गया। अपने बेटे की याद में उसने यह डॉल बनाई, लेकिन वह अपनी पत्नी की डायरी में बार बार लिखता था कि डॉल अपने आप हिलती है और रात में बातें करती है। 1 हफ्ते बाद इलाइजा और उसकी पत्नी दोनों अपने घर में मृत पाए गए चेहरों पर भय का वही जमे हुए भाव था और उनके हाथों में लाबूबू डॉल थी। डॉल फिर अलग अलग लोगों के पास जाती रही और हर जगह अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग रात में फुसफुसाहट सुनते, पालतू जानवर अचानक मर जाते और कुछ लोग बिना निशान छोड़े गायब हो जाते। ब्लॉग में आखिरी लाइन ने रिया के रोंगटे खड़े कर दिए। द लाबूबू चूजेस इट्स ओनर। वंस चोजन, इट कैनॉट बी गिवन अवे, ओनली क्लेम्ड बाय डेथ। रिया ने तुरंत बॉक्स में आया वो नोट उठाकर फिर से पढ़ा। दिस डॉल चूजेस इट्स ओनर, प्रोटेक्ट इट एंड इट विल प्रोटेक्ट यू, इग्नोर द रूल्स एंड यू विल रिग्रेट। विवेक ने जो पास ही बैठा था धीमी आवाज में कहा, रिया, इसका मतलब ये गुड़िया तुझे छोड़ने वाली नहीं है। रिया ने डर से पूछा, तो क्या किया जाए?
विवेक ने सुझाव दिया कि किसी ओकल्ट एक्सपर्ट या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से संपर्क करना पड़ेगा। रिया ने अनमने मन से हामी भरी, लेकिन तभी कमरे के कोने से एक हल्की हंसी सुनाई दी। दोनों ने एक साथ उस दिशा में देखा। लाबूबू डॉल शेल्फ पर नहीं थी, बल्कि फर्श पर बैठी थी और उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। उस रात रिया और विवेक ने तय किया कि वे कमरे में जागते रहेंगे। सीसीटीवी चालू था, दरवाजा बंद, और लाबूबू डॉल को उन्होंने जानबूझकर कमरे के बीच में फर्श पर रखा था, जैसे किसी शिकार को खुला मैदान दे दिया हो। घड़ी ने जैसे ही 2:30 AM बजाया, कमरे में अचानक तापमान गिर गया। रिया ने अपने हाथों में ठंडक महसूस की, जैसे बर्फीली हवा भीतर से बह रही हो। कोने में रखी मोमबत्ती अपने आप जल उठी। उन्होंने उसे जलाया ही नहीं था। फिर लबूबू डॉल ने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमाई। वो सीधी उनकी तरफ देख रही थी और उसकी टेढ़ी मुस्कान अब लगभग पूरे चेहरे पर फैल चुकी थी। उसकी आंखें लाल नहीं, बल्कि गहरे काले गड्ढों जैसी दिख रही थीं, जिनमें हल्की हल्की धड़कती रोशनी थी। अचानक सीसीटीवी स्क्रीन पर कई चेहरों की झिलमिलाती परछाइयां दिखने लगीं, बच्चों की, बूढ़ों की और कुछ ऐसे चेहरों की जो विकृत और भयावह थे। विवेक ने कांपती आवाज में कहा, रिया, ये चेहरे शायद वो लोग हैं जो इस डॉल के शिकार हुए हैं। रिया ने लबूबू को उठाकर बॉक्स में डालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने डॉल को छुआ, एक ठंडी, नुकीली उंगलियों जैसी पकड़ ने उसका हाथ पकड़ लिया। डॉल हिल रही थी, सांस ले रही थी। रिया ने चीख मारी और तभी कमरे की लाइटें झपक झपक कर बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ डॉल की हंसी गूंज रही थी। तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। विवेक ने टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी में लबूबू डॉल अब उनके बीच नहीं थी। उसकी हंसी चारों तरफ से आ रही थी, जैसे दीवारों के अंदर से। अचानक रिया के पीछे से छोटे छोटे पैरों की तेज आहट हुई। वो पलटी और डॉल उसके ठीक सामने थी, हवा में तैरते हुए, दोनों हाथ फैले हुए। रिया के कान के पास एक ठंडी सांस महसूस हुई और फुसफुसाहट आई, अगला नाम तुम्हारा है। रिया पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह होते ही उसने विवेक को फोन किया। हमें आज ही इसका अंत करना होगा। विवेक, जो खुद रात के बाद से बेचैन था, सहमत हो गया। उन्होंने इंटरनेट पर ढूंढा कि शापित वस्तुओं से छुटकारा पाने के तरीके क्या होते हैं। कुछ ने दफनाने की सलाह दी, कुछ ने जलाने की और कुछ ने पवित्र अनुष्ठान का जिक्र किया। रिया को याद आया कि शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना कब्रिस्तान है, जहां एक बूढ़ा साधु रहता है। लोग कहते थे कि वो आत्माओं और श्रापित चीजों को शांत कर सकता है। दोपहर को वे लबूबू डॉल को एक मोटे काले कपड़े में लपेटकर रस्सी से बांधकर कार में रखकर कब्रिस्तान की ओर निकले। रास्ते भर कार के अंदर अजीब गंध थी, जैसे सड़ी हुई मिट्टी और खून का मिश्रण। कब्रिस्तान पहुंचते ही साधु ने उन्हें देखते ही कहा, ये चीज यहां नहीं लाई जानी चाहिए थी। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं, अब मेरा पीछा भी करेगी। रिया ने कांपते हुए पूछा, इसे खत्म करने का कोई तरीका है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा, यह खत्म नहीं होती, यह सिर्फ अगले मालिक के पास चली जाती है। श्राप तोड़ना नामुमकिन है, लेकिन इसे सील किया जा सकता है, अगर तुम अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हो। विवेक ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन रिया की आंखों में एक अजीब दृढ़ता थी। उसने कहा, अगर मैं इसे सील कर दूं, तो ये और किसी को नहीं मारेगी, है ना? साधु ने सिर हिलाया, लेकिन जोड़ा, हो सकता है ये फिर भी वापस आ जाए। अनुष्ठान शुरू हुआ। साधु ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आग जलाई और डॉल को उसके बीच रखा। जैसे ही आग ने डॉल को छुआ, वो हिलने लगी, मरोड़ खाने लगी और एक अजीब गूंजती हुई चीख पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज हो गई और मिट्टी से जैसे हाथ बाहर निकलने लगे, अनगिनत पतले ठंडे हाथ जो डॉल को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। रिया अचानक आग की तरफ बढ़ी और डॉल को अपने सीने से चिपका लिया।
विवेक चिल्लाया। रिया ने डॉल को पकड़े पकड़े आग में छलांग लगा दी। तेज रोशनी के एक विस्फोट के बाद सब शांत हो गया। विवेक जमीन पर गिरा पड़ा था और जब उसने होश संभाला तो वहां रिया नहीं थी। बस राख में आधा जला हुआ डॉल का चेहरा पड़ा था मुस्कुराता हुआ। रिया के गायब होने के बाद विवेक कई हफ्तों तक सदमे में रहा। पुलिस को उसने बस इतना बताया कि रिया कब्रिस्तान में गायब हो गई। बाकी बातें उसने अपने तक ही रखीं, क्योंकि सच कोई मानने वाला नहीं था। कुछ महीनों बाद विवेक ने अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश की। वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। नया फ्लैट, नई नौकरी, लेकिन रिया की याद और वो रात उसके दिमाग से कभी नहीं गई। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने अपने नए घर के दरवाजे पर एक छोटा सा पैकेट देखा। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं था, बस उसके नाम का लेबल। वो हिचकिचाते हुए पैकेट अंदर ले गया और खोला। अंदर एक छोटा, मोटा, काला कपड़ा था जो पुराने धुएं की गंध दे रहा था। कपड़े को हटाते ही लबूबू डॉल का वही आधा जला हुआ चेहरा दिखा। वो अब भी उसी मुस्कान के साथ उसे देख रही थी, लेकिन इस बार उसके होंठ धीरे धीरे हिलने लगे। हेलो विवेक, बहुत समय हो गया। विवेक की सांस अटक गई। उसके पीछे के आईने में उसने खुद को नहीं बल्कि रिया को देखा, लेकिन उसकी आंखें अब इंसानी नहीं थीं। वो लबूबू की तरह काली और गहरी थीं। कमरे में लाइट चली गई। अंधेरे में बस एक हंसी गूंजी। अब तुम्हारी बारी है।